और सूट समय खोलने की वजह मैं बता दूं कि एक ही धरना दिए थे शिवाजी मुजस्समे के पास, पूरा शहर देखा कि एक ही धरना दिए थे दोपहर में 3 बजे। हिंदू तंजीमें आकर वहां बोली कि आके बताए, हम आके भी बताए, धरना दिए। रात में नासिक सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर को आके ये बोलना पड़ा कि सारा स्टॉक और सारी यूनिट जो हमने इधर ट्रांसफर किए हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हमारा ही दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा और दबदबे से ही सूट समेत वापस लाएंगे। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। ये दौरा हमारे नाम से लर्जा है, गर्द के दौरा हमारे अज़्म जवां है, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो इस शहर की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हमारे साथ चलो लोगों के रोजगार के लिए, हमारे साथ चलो इस शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे साथ चलो इस शहर की सनत को बचाने के लिए। मैं आप लोगों के सामने अपने ख्यालात, अपने जज्बात रखने के लिए आई हूँ। ये इलाका इस जगह आबाद है कि आमतौर पर इस इलाके में जलसे नहीं हो पाते और मेरा जरूरी था इस इलाके में आना, क्योंकि ये इलाका वो है जिन्होंने मालेगांव शहर को समाजी, सियासी, मजहबी राह दी है। जहां खान साहब इनका एक खानदान यहाँ आबाद है, जहाँ गुलशन मुकादम साहब का खानदान आबाद है, जहाँ शेख अब्दुल वदूद साहब यहाँ आबाद है, तो मालेगांव के मशहूर जिन्होंने कारपोरेशन को तामीर करवाया रज़ाक सेठ, वो यहाँ आबाद हैं। इस शहर की वाहिद अभी तक की खातून एमएलए आयशा हकीम यहाँ से आबाद है, यहाँ से सलीम सिद्दीकी खानदान आबाद है, यहाँ से अब्दुल रहीम सेठ चमड़े वाले खानदान यहाँ से आबाद है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मालेगांव शहर में तालीमी जाल बिछाने के लिए कोशिश की। मैं ये मानती हूँ कि मालेगांव शहर को मेरे वालिद कहा करते थे कि जब मैं नया नया सियासत में आया, मेरा सियासत का शौक पैदा हुआ, तो मैं जाकर इस इलाके में मिस्री खां के बारे में आकर बैठा करता था, क्योंकि ये माना जाता था कि वहाँ के लोग इंतहाई ज़ौक़ वाले हैं, बदर के लोग इंतहाई ज़ौक़ वाले हैं, और मैं यहाँ आकर बैठा करता था। यानी मालेगांव की सियासत, चाहे वो खान साहब अब्दुल रहीम साहब की हो, चाहे रज़ाक सेठ की हो, वो सियासत की इब्तिदा यहीं से हुआ करती थी। मैं आपके सामने अपने जज्बात रखने इस इलाके में इसलिए भी आई हूँ कि यही वो इलाका था जहाँ की एक वाहिद मुस्लिम खातून जो एमएलए बनी थी, और इंशाअल्लाह इस शहर की, इस इलाके की, आवाम की और मेरी माँ बहनों की ये दुआएं मेरे साथ रहे तो वो रिकॉर्ड को मैं कायम रखूंगी। दूसरी पहली मुस्लिम खातून एमएलए वो आप लोगों को दूंगी इंशाअल्लाह, आप लोग मेरे साथ थे। मैं एक मरतबा एक प्रोग्राम के लिए आयशा आपा के घर के पास कार्ड लेकर आई थी। मैं बात करने लगी तो मुझे डॉक्टर साहबा ने कहा था कि शान-ए-हिंद तुम सियासत में हो, तो अगर तुम ये समझती हो कि लोग इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि तुम औरत हो और सियासत कर रही हो, तो बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि बोले मैं और आयशा आपा जब स्कूल जाते थे तो बोले लोग हमको पीछे से चिढ़ाते थे कि औरत स्कूल जा रही है, लेकिन आज देखो औरतों के नाम से स्कूल और मदरसे चलते हैं। इसलिए इब्तिदा में तकलीफ होती है, लेकिन इंतहा औरत हमेशा खूबसूरत करती है, इसीलिए डरना नहीं। मैंने उन बातों को अपने लिए एक नसीहत मान के अपना सियासी सफर शुरू किया। मैं आप लोगों के सामने ये बात को बताने आई
कि शान हिंद को, समाजवादी पार्टी को वोट देना क्यों जरूरी, और मेरे मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना सियासी सफर सालों पहले शुरू कर दिया है। मुफ्ती इस्माइल साहब वो 10 साल मालेगांव शहर के एमएलए रह चुके हैं। शेख रशीद और शेख आसिफ का खानदान ये 15 साल एमएलए भी रहे, इनके वालिद वालिदा कारपोरेशन में भी रही। लेकिन आज जब आप उनके स्टेज आप सुनते हो, उनकी बातें सुनते हो, तो आप अपने दिल में हाथ रखकर बोलना, न मुफ्ती साहब न शेख आसिफ एक काम ये नहीं बता पाते कि उन्होंने इस शहर के लिए ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको दोबारा वोट देना चाहिए। बता पाते हैं क्या? बताइए, कोई एक बात नहीं बता पाते। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि एक आदमी नशा करवा रहा है, एक खानदान नशा जुआ सट्टा वो मालेगांव शहर में लोगों को आदी बना रहा है, ये मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं। लेकिन मैं भी ये कहती हूँ कि हम ये 1999 से बोल रहे हैं कि मालेगांव शहर में गुनहगारी सट्टा जुआ और गैर कानूनी कारोबार करने वाला वो खानदान है। आज मुफ्ती साहब मान रहे हैं, जबकि इन्होंने ही 1999 में उनके लिए फतवा दिया था, तो क्या उस वक्त वो नेक थे? ये सवाल है मेरा उनसे। आज तुम लोगों को ये बोलते हो कि ये लोग जुआरी है, सटोरी है, हाँ, लेकिन आप भी शहर के एमएलए हो। इन्होंने एक तकरीर की मुफ्ती साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अगर इन 10 सालों में मालेगांव शहर में कोई काम नहीं किया तो मैंने कहीं गुंडागर्दी भी नहीं की, मैंने किसी की जमीन हड़पा भी नहीं, लेकिन अगर वो लोग हड़प रहे थे तो तुमने एमएलए रह के तुम्हारा फर्ज पूरा नहीं किया, तुम इस काबिल नहीं थे, तुम्हारा दबदबा नहीं था कि वो गैर कानूनी काम कर रहे थे और तुम उनको रोक पाओ। ये बोलेंगे कि मैंने ये नहीं किया, तुम्हारा हिसाब खत्म नहीं होगा। वो लोग ये कर रहे थे और तुम रोक नहीं पा रहे थे, इसके लिए तुम नाकारा हो, ये मान लो। और मालेगांव शहर से मैं अपील करती हूँ कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, मेरे खून में सियासत है। मुस्तकीम ने एक सवाल पूछा कि जब खून में सियासत थी तो पॉलिटिकल साइंस से बीए क्यों किया? उसका जवाब ये है कि पॉलिटिकल साइंस से मैंने बीए इसलिए किया कि पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और मुझे पॉलिटिक्स के साथ साथ इंडियन पॉलिटिक्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी समझना था, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया। तो मालेगांव शहर में एडमिनिस्ट्रेशन और कानून ये दोनों चलाने की मैं ताकत रखती हूँ। और आप लोग जो लोग मुझे वोट कटवा बोलते हैं, ये याद रखो, मैं वो बाप की औलाद हूँ जिसको मुख्यमंत्री रहने के लिए भी बोला गया, तो उस आदमी ने उस पोस्ट को, उस पैसे को ठोकर मार दी। मुफ्ती इस्माइल साहब और वो जो भड़ोसी था मेरे बारे में बोल रहे थे ना, उनकी जो शेख आसिफ की खानदान की पूरी प्रॉपर्टी मेरी पूरी प्रॉपर्टी के आधा नहीं है। तुम्हारी क्या ताकत है? मैं जिस चीज की मालिकिन हूँ ना, उन सब की प्रॉपर्टी की मैं आधे से ज्यादा की मैं मालिक हूँ। तुम ये समझ लो कि मालेगांव शहर में निहाल अहमद के खून को कोई खरीद नहीं सकता। और मैं आज ये भी बताऊंगी कि मैं इलेक्शन कैसे जीत सकती हूँ, मैंने क्या लॉजिक, हमने कैसे इलेक्शन के काम कर रहे हैं। आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि अगर मैं एक औरत हूँ इसलिए मुझे कमजोर समझा जा रहा है, तो ये मान लो ये औरत उस निहाल अहमद की बेटी है, और मैं वही औरत हूँ जो 2019 में मुफ्ती साहब के लिए खरगा रोड मांगने गई थी और तुम्हारे लिए वोट मांगा था, इसलिए कि वो नाकारा लोग जो मालेगांव शहर का इस्तेहसाल कर रहे थे उनका खात्मा होना चाहिए। और मुफ्ती साहब ये बोलते थे मेरा पहला टर्म है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम सियासी लोग उनके साथ लगे, लेकिन उनका काम करने का जज्बा नहीं है, वो चाहते ही नहीं है काम करना। इसलिए मुझे मालेगांव शहर को बचाने के लिए, क्योंकि ये शहर
ये ऐसे लोगों ने बसाया है। जब हारून अंसारी साहब, आयशा हकीम साहबा, शब्बीर शेख साहब सियासत करते थे, भले ही निहाल साहब और उनकी पार्टी अलग अलग थी, लेकिन कभी इन्होंने एक दूसरे के बीच में रोड़े नहीं अटकाए। ये कोशिश हमेशा करते थे कि मालेगांव शहर की तरक्की हो, लेकिन आज जो नुमाइंदा यहाँ है वो मालेगांव शहर की तरक्की चाहता ही नहीं। सिर्फ एक है जो लोगों को नशे में डुबा के रखा है, खानदान, और दूसरा मुफ्ती साहब जो मजहब के नशे में लोगों को डुबा के रखे। तुम अगर चाहते हो कि इस शहर की तरक्की हो तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो। मैं जिस पार्टी से उम्मीदवारी कर रही हूँ वो पार्टी है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए मुलायम सिंह ने क्या किया था। 1990 में कार सेवक जमा हुए थे, उस वक्त सूट एंड टाइट देखते ही गोली मार दो ये ऑर्डर दिया था मुलायम सिंह ने। और 1990 में जो कार सेवक बाबरी मस्जिद को शहीद करने आए थे उन पर गोली चलाई गई और अयोध्या आधे घंटे में खाली हो गया, नहीं तो 1990 में ही बाबरी मस्जिद शहीद हो जाती। मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले पार्टी के साथ हूँ। हमारी जब पार्टी बीजेपी के साथ पैक्ट हुई तो हम किसी भी दूसरी बड़ी पार्टी में जा सकते थे, लेकिन हमने वो पार्टी चुनी जो हमारे उसूलों के मुताबिक हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हो और अक़लियत यानी मुसलमानों के बारे में सोचती हो। इसलिए हम समाजवादी पार्टी में गए, वरना बाकी कई पार्टियों के लोग हमारे पास आए थे। मैं आपसे ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि मालेगांव शहर मुसलसल फिरका परस्ती का शिकार हो रहा है, जहां हमको लोग परेशान कर रहे हैं। कहीं हमारी सनत खतरे में है, कहीं पावर के बिल की वजह से हम लोग परेशान हैं, कहीं हम पे झूठे केस बना के हमारी कौम को परेशान किया जाता है, कहीं ऐसा है कि पावर लूम के अलावा हमारे पास कोई और रोजगार के मौके नहीं। मैं आप लोगों से ये वादा करने आई हूँ कि मैं मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए कोशिश करूंगी। आप ये समझ लो, आप एक बात समझ लो कि बहुत जल्द हिंदुस्तान की बीजेपी हुकूमत खत्म होगी और उसके बाद अखिलेश यादव वो हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बड़ा ओहदा पाएंगे और वो बड़े मिनिस्टर बनेंगे। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह हमको हमारी पावर लूम की सनत की बका की जरूरत है, वैसे ही अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के बुनकरों की फिक्र है। आप ये समझ लो, दो लोग मेरे मुकाबिल में हैं। एक जो हरा झंडा लाए हैं, कौन सी पार्टी का? अजीत दादा की पार्टी का, और दूसरा जो लाए हैं बी टीम, बीजेपी की बी टीम। पार्लियामेंट के इलेक्शन में उन्होंने बता दिया कि ये बी टीम है, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एमआईएम को रिजेक्ट किया। आप ये समझ लो कि अगर हुकूमत बदलेगी तो अखिलेश यादव ओहदा पाएगा कि एमआईएम का लीडर ओहदा पाएगा, ये बता दो। 37 MP है, 37 MP को छोड़ के बीजेपी ने गिरा नहीं सकते हुकूमत, बना नहीं सकते हुकूमत। 37 MP अखिलेश यादव के हैं और इनके पास सिर्फ एक MP है, सिर्फ एक MP। और ये मैं लिख के देती हूँ, ये कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका रोजी रोटी पार्टी वो बीजेपी की दलाली से चलती है। अखिलेश यादव बड़ा ओहदा पाएगा और उस वक्त हम लोग महाराष्ट्र के मालेगांव की सनत के लिए एक अच्छी पॉलिसी लाएंगे। आज मालेगांव शहर में मैं इलाकों में जाती हूँ, औरतें मुसलसल परेशान हैं रोजगार के लिए। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये ऐसी पॉलिसीज है जिससे घर बैठे औरत जो है रोजगार पा सकती है। लोग ये समझते होंगे कि औरतों का रोजगार करना, आज महंगाई का वक्त है, हर जगह औरत कोशिश करती है कि आदमी की मदद करे और कोई बुरी बात नहीं, मदद करना चाहिए, घर बैठ के उसकी अपने बच्चों की कफालत में मददगार साबित होना चाहिए। आज जो मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूल है जो खंडर बन गई है, और खंडर किसने बनाया? उस खानदान ने, क्योंकि वहां नशे, सट्टे, जुए का वो अड्डा बना के रखे। दो वजह है, एक तो लोगों को तालीम याफ्ता मत होने दो,
दूसरा, उनको नशे में डुबा के रखो। अगर तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो इनकी हैसियत लोग समझ लेंगे। कि लोग बोलते हैं ना, खुद साख्ता बने हुए हैं, क्या है तालीम नो, कायदे नस्ल नो। ये मालेगांव शहर की नस्ल को खराब करने वाले, ये शेख आसिफ कायदे नस्ल नो नहीं, ये अज़ाब नस्ल नो है मालेगांव के लिए। इनको खत्म करने की ताकत सिर्फ निहाली समाजवादी लोगों में है। मैं ये बोल रही हूँ, मीडिया वाले सुन लो, ये अज़ाब नस्ल नो है। जो लोग मालेगांव शहर की नस्लों को तबाह कर रहे हैं नशे में, और मुफ्ती साहब इसको रोकने में नाकाम है, इसलिए क्योंकि इनकी चाल है ये खत्म करने की। आज हमारे यहाँ की इमारतें जो स्कूलें हैं वो खंडर हो गई है, लेकिन उसको बचा नहीं पा रहे। ये उनकी अय्याशी का, उनकी नशे का अड्डा है। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं भिवंडी के तर्ज पे मालेगांव में जैसे रईस शेख ने इमारतें बनाई प्राइमरी स्कूल की, वैसी इमारतें बनवाऊंगी। और पहली से लेके जो 7वीं तक का निजाम है उसको 10वीं तक का करवाऊंगी। इससे दो फायदा है, एक तो ये जो अजाब है उनके अड्डे बंद हो जाएंगे, दूसरा गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल कर पाएगा, तीसरा कि जो लोग डीएड बीएड है लेकिन रोजगार हासिल नहीं कर पा रहे उनको रोजगार मिलेगा इस स्कूल के जारी होने से। मैं आप लोगों के पास अपनी बातें रखने आई हूँ। एक बात समझ लो, वो जो लोग वोट कटवा बोलते हैं उनकी खुद की हैसियत कहाँ है। वो तो ऑप्शन में किसी पार्टी के साथ आते हैं, फिर वो स्टैंडिंग चेयरमैन किसी के साथ बनते हैं, पहले मेयर किसी के साथ बने, उनका कोई भी ईमान नहीं है। जब खुद इलेक्शन लड़ने असेंबली के न्याय साहब के सामने खड़े हुए थे तो किसके बोलने में बैठ गए थे ये पूरा शहर जानता है। मैं आप लोगों के पास ये बात रखने आई हूँ कि मैं जो ये इलेक्शन लड़ रही हूँ इसमें मैंने मालेगांव शहर का पूरा खाता पीट के रखा है। मालेगांव शहर के 4 हिस्से में तकसीम करके मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। एक हिस्सा जो मालेगांव शहर के आगरा रोड का शुमारी हिस्सा है, हजारथोली से लेके नया इस्लामपुरे तक, कुतुम्बा रोड से लेके देवी के मल्ले तक, वो एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा जो इस्लामपुरे से लेके पूरा पक्का इलाका, नयापुरा, इस्लामपुरा, रविवार वार्ड, शनिवार वार्ड। तीसरा हिस्सा गुरुवार वार्ड, और चौथा हिस्सा जो जाफर नगर से लेके पूरा हिस्सा है जो सलामताबाद तक है। 4 हिस्से में तकसीम करके इलेक्शन लड़ रही हूँ। बता देती हूँ क्या सोच के इलेक्शन लड़ रही हूँ। जो मशरकी हिस्सा है आगरा रोड पर, आगरा रोड के उस पार जो शुमाली हिस्सा है, वहाँ जब मुफ्ती इस्माइल साहब 2007 में सियासत करने आए थे, अगर जो शुमाली हिस्सा है वो हिस्से में जब 2007 में सियासत करने मुफ्ती साहब आए थे, जब भी उनके एक भी कारपोरेटर चुन के नहीं आए। 2009 में जब वो इलेक्शन लड़े वहाँ जब भी उनके पास वर्कर नहीं थे। 2019 में जब हम उनके साथ आए, जब उनके पास वहाँ ताकत मिली, वहाँ हमारा सीधा मुकाबला इतने बड़े खित्ते में सिर्फ शेख आसिफ से है। मैं तुमको बता रही हूँ, ये मीडिया वाले देखो ये कौन और कटवा है, आपको बताती हूँ तुमको। पूरा जो शुमाली हिस्सा है वहाँ हम मुकाबला कर रहे हैं, और वहाँ के जो लोग हैं ना वो शेख आसिफ और उनके खानदान की रग रग को जानते हैं। उनको मालूम है ये किस तरह का गैर कानूनी काम करते हैं, किस तरह से नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। और हमारे साथ क्यों है मालूम, कि हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वहाँ के लोगों का जो शेख आसिफ और उनके घराने से नफरत करते, और किसी में ताकत नहीं है। दूसरा हिस्सा जो पूरा पक्का एरिया है उसमें मुफ्ती साहब हैं, तो उनका मुकाबला मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ निहारी वोट है। मैं औरत हूँ, मैं औरतों से वोट की गुजारिश कर रही हूँ, और जो मैं हालात देख रही हूँ जबरदस्त पैमाने पर लोग मेरे साथ जुट रहे हैं, क्योंकि मैं एक विजन के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ, और मैं विजन जानती भी हूँ और विजन की स्पेलिंग भी जानती हूँ। उसके बाद तीसरा हिस्सा जो गुरुवार वार्ड का है, यहाँ
शेख आसिफ ताकतवर है, लेकिन उसको लोग नफरत करते हैं इसलिए कि वो गुंडागर्दी करता है। और मुफ्ती साहब जो दूसरे गुंडों को लेकर वहां गए हैं, उसकी वजह से जो शेख आसिफ से नफरत करने वाले हैं वो इनसे भी नफरत करते हैं। वहां भी हम हैं। 3 हिस्सा मैंने बता दिया। जहां हम लोग मुकाबला करें 2 हिस्से में मैं शेख आसिफ साहब का मुकाबला कर रही हूँ, जहाँ मुफ्ती साहब नहीं है, और एक इस पक्के इलाके में मैं मुफ्ती साहब का मुकाबला कर रही हूँ जहाँ शेख आसिफ नहीं है। और तीसरा हिस्सा जो जाफर नगर से लेकर सलामताबाद का खड़ा पट्टा है, वो समाजवादी उत्तर प्रदेश वालों की बड़ी तादाद का इलाका है। वहां सिर्फ तुम हो समाजवादी, वहां न तुम्हारा मुकाबला आसिफ कर रहा है न मुफ्ती साहब कर रहा है। अब बोलो कौन इलेक्शन जीत रहा है और कौन वोट काट रहा है। मैं सीधा बोलती हूँ कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन तुम्हारे शहर नहीं, तुम्हारे पूरे महाराष्ट्र के एक रविश तय करेगा। बहुत जल्द इस हुकूमत के गिरने के बाद हमको मौका मिलेगा हमारे रोजगार की बका के लिए। जो लोग MIDC में काम करना चाहते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं पावर लूम और इससे हट के, उसके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम लाएंगे जिसकी वजह से मजदूरों को, यहाँ काम करने वालों को बम्बई, पूना, इचलकरंजी न जाना पड़े। अपने करीबियों की मैयत में वो आ नहीं पाते, रात रात भर मैयत उनके लिए रोकी रखते। तो इसके लिए एक ऐसी कोशिश करेंगे कि लोगों का रोजगार भी हो और हमारा तहफ्फुज़, वो तहफ्फुज़ जो गिरवी रख दिया है शेख आसिफ और मुफ्ती साहब ने दादा भूसे के सामने। मैं एक मिसाल देती हूँ, मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, जब 12 नवंबर का वाक़या हुआ उसके बाद एक बड़ा हंगामा हुआ उर्दू घर का नाम रखने का। उर्दू घर का नाम रखने के लिए बोला गया तो शेख आसिफ ने ये कहा कि उर्दू घर का नाम मुस्तान खान के नाम से रखा जाएगा। मैंने बोला नहीं, ये उर्दू घर का नाम आयशा हकीम साहबा के नाम पे रखना चाहिए। लेकिन वो प्रसिद्ध थे कि नहीं, मुस्तान खान का नाम। और जब वोटिंग हुई तो मुझे नाम की मेरे साथ वोट कम पड़े, आयशा हकीम साहब की, उनके लिए ज्यादा पड़े। मैंने पर्सनली मैसेज भिजवाया शेख आसिफ को कि आप ये नाम मत रखो, उर्दू घर जो है वो एक उर्दू जबान जानने वाले के नाम से रहे। आगे ये नाम जो है मुस्तान खान का, ये मुतनाज़ा है, इसका नाम नहीं कबूल करेंगे शासन, लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने किया, ये इसलिए किए क्योंकि वो नाम नहीं चाहते थे। दादा भूसे की दलाली में उन्होंने उर्दू घर का नाम उर्दू जानने वाले के नाम पे नहीं रखवाया। और आगे जब वो गया मंत्रालय में वो नाम, तो उन्होंने बोल दिया कि महाराष्ट्र की नहीं थी, ये कोई संविधानिक पद पे नहीं थी, इसलिए वो नाम कैंसिल हो गया। और अगर आयशा हकीम साहबा का नाम होता तो वो एक मुअल्लिमा थी, वो महाराष्ट्र असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मेंबर थी, उनका नाम कोई ठुकरा नहीं सकता था। लेकिन ये बेवकूफ जो अनपढ़ हैं, जिनको सियासी, समाजी और इल्म नहीं है किसी चीज का, एक उर्दू घर के नाम को उर्दू जानने वाले नाम से मोहताज रह गया। ये एक मिसाल है। ये क्या विजन की बात करेंगे, इनको खुद कोई अक्ल नहीं। मालेगांव शहर में 2 तरफा जब शेख रशीद घराने में सियासी बहरान आता है ना, तो मुफ्ती साहब मदद करने पहुंच जाते। जब ये लोग इलेक्शन हारे 2009 में, तो 2012 में मुफ्ती साहब ने उनकी वालदा को मेयर बनवा दिया। कल मैं तकरीर सुन रही थी शेख आसिफ साहब की थोड़ी सी, उसमें यह था कि इनको कोई बुनकर नहीं मिलता था, कोई हाफिज नहीं मिल रहा था, कोई टीचर नहीं मिल रहा था, कैसे कैसे लोगों को मेयर बना दिया। तो ये नहीं बताया कि तुम्हारी अम्मा को भी मुफ्ती साहब ने मेयर बनाया। मालेगांव शहर में बुनकर लोगों की रहनुमाई करने वाला, बुनकरों के लिए पॉलिसी लाने वाला, ये पावर के अजाब से निजात के लिए काम करने वाला, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छी पॉलिसी लाने वाला, जो खवातीन परेशान हैं उनके लिए रोजगार लाने वाला, गरीब के बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल तालीम का इंतजाम हो, इसकी कोशिश करने वाला। और इसके साथ सबसे बड़ा है हमारा तहफ्फुज़। तुम याद रखो, अगर तुमने बीजेपी के दोनों एजेंटों में से किसी को चुनकर दिया तो असेंबली में जब माइनॉरिटी के खिलाफ कानून पास होगा तो ये दलाल अपनी दलाली करेंगे और तुम NRC और ऐसे दूसरे केस में परेशान रहोगे। क्योंकि तुम जानते हो कि किसने किसको MLC में वोट दिया।
किसने बीजेपी को राज्यसभा में वोट दिया? तुम अपने शहर से ऐसा नुमाइंदा चुन के दो जो तुम्हारे लिए यहाँ से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके बम्बई तक और दिल्ली तक तुम्हारे लिए रहनुमाई करे। जो अखिलेश यादव तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे लिए रहनुमाई करेगा। मैं घरों में बैठी मेरी माँ बहनों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि मैं बहुत कोशिश करके, हिम्मत करके ये इलेक्शन लड़ रही हूँ। लोग बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि जो इल्जाम लगा रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो खुद क्या है ये शहर जानता है। इसके बावजूद मैं अपने वालिद निहाल अहमद के बाद, मैं अपने भाई बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद अपनी 2 बच्चियों को संभालते हुए, उनकी परवरिश करते हुए ये इलेक्शन का हिस्सा बन रही हूँ। आप लोगों की भरोसे पे, आप लोगों की ताकत पे मैं जो इलेक्शन लड़ रही हूँ, मैं काम की बुनियाद पे, विजन पे, मुद्दों पे बातें कर रही हूँ। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि जो 2 लोग मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पास कोई मौजू है, कोई विजन है, इस शहर की तरक्की के लिए कोई नक्शा है, क्या है उनके पास? मैं औरत होके एक गुंडे और ऐसे लोगों के खिलाफ उस इलाके में रहकर हिम्मत कर रही हूँ। आप लोगों के भरोसे पे मैं अपनी पूरी ताकत झोंक रही हूँ ये इलेक्शन में, निहाल अहमद को मानने वाले लोगों के भरोसे, इस शहर की माँ बहनों के भरोसे। मुझे ये शहर रुसवा ना करे, नहीं तो देख लो 50 साल के बाद कोई औरत ने हिम्मत किया है असेंबली का इलेक्शन लड़ने की, और ये औरतें, ये माए बहनें मुझे रुसवा ना करे। आने वाला इलेक्शन आप लोगों के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की मुस्तकबिल का एक राह तलाश करेगा। इसमें मैं हिस्सा बनना चाहती हूँ। आपकी दुआओं से, आपके सहारे से, आपकी वोटों से मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस तरह अगर 5 साल आपने मुझे मौका दिया तो मेरे साथ ये 5 साल के साथ साथ वो 30 साल साथी निहाल अहमद साहब का रोशन माजी है, जिसको संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करती हूँ, निहाल अहमद की बेटी यहाँ खड़े होकर आपसे वादा कर रही है कि आपने अगर मेरा साथ दिया तो मैं वो सब काम करके बताऊंगी जो ये मर्द लोग अभी यहाँ इक़्तिदार में आने के बाद नहीं कर पाए। मैं वो हर कोशिश करूंगी कि साथी निहाल अहमद ने महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए, मालेगांव शहर के लोगों के लिए किया था। मैं आपसे इस बात का वादा करती हूँ कि मैं किसी पुलिस के डंडे से भागूंगी नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर कोई किसी के ऊपर बंदूक चलाएगा तो कोई जाके बीजेपी वालों के पैरों में गिर जाएगा, वैसी हरकत मैं नहीं करूंगी। मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ। मैं इक़्तिदार के लिए अपने शहर का पानी नहीं बिकवा डालूंगी, जैसे जो आज बोल रहे हैं शेख मुफ्ती साहब के मालेगांव शहर का पानी बेच डाला शेख रशीद ने। बिल्कुल सही है, कुर्सी के लिए शेख रशीद साहब ने मालेगांव शहर का पानी बेचा, लेकिन वो पानी बेचने की तजवीज में वो इस्लामाबाद वाले भी शामिल थे। ये भी बोलो स्टेज पे, ये भी बोलो कि वो भी शामिल थे इसमें। मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इस नशे की लानत को शहर से खत्म करने के लिए आप जिस इलाके में रहते हो तो ये समझते हो कि हम महफूज, ऐसा नहीं है। ये नशे की लानत से शहर का कोई हिस्सा महफूज नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर की औरतों को, माओ को जब घर से बाहर निकले तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना रहे, वो इज्जत से घर ना आए। जो लोग नशे में मुलव्विस हैं उनको इस चीज से निकालने के लिए रिहैब सेंटर ये मालेगांव शहर में बनाकर नस्लों को बचाने का काम मैं आपसे करूंगी। मैं ये वादा करती हूँ और आप लोग पर ये उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब पर यकीन किए थे, भरोसा किए थे, वैसे ही उनकी बेटी पर भरोसा करें। इंशाअल्लाह मैं मालेगांव के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी हिस्सेदार बनूंगी, ये वादा करती हूँ। 2007 से पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बड़ी जम्बो जेट थी, एक फर्द का नाम बताइए जो आज इनके साथ है, एक आदमी का नाम बताइए। क्यों ये लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया? आज उनका स्टेट देख लीजिए मौजूदा एमएलए का, आपको एक ऐसा आदमी नहीं दिखेगा जिसने 2007 में ये सोचकर उनका साथ दिया था कि ये कोई इनकलाब लाएंगे सियासी। एक फर्ज अगर दिखता होगा तो मुझे नाम बता दें। यहाँ खड़े हुए तमाम लोगों से मैं पूछता हूँ
क्यों इनका साथ छोड़ा गया, ये सियासत में क्यों आए, ये भी एक कहानी है। अगर 1999 में ये बात सच नहीं है क्या कि शेख रशीद के हक में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने फतवा जारी किया था अखबारात में, ये बात सच है कि नहीं है, ये बात सच है कि नहीं है। 1999 में निहाल साहब के खिलाफ फतवा किसने दिया था, दिए थे, किसके हक में दिए थे, किसके हक में दिए थे, जोर से बोलो जरा। 2004 में किसके हक में फतवा दिया गया था, दिया गया था। उसके बाद सुनो, 2006 में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हिस्से में बढ़ गई, नदी का वो हिस्सा पहले केन संगमेश्वर ये मालेगांव शहर में आता था। 2004 का असेंबली का रिकॉर्ड उठा के अखबार में देख ले, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी देख ले, निहाल साहब को 2004 में 6,500 की लीड थी नदी के इस पार के हिस्से में। अगर उस वक्त शेख रशीद चुन के आए तो सिर्फ गणपति को चंदा देना, आरएसएस के लोगों ने उनकी मदद की थी और मुफ्ती इस्माइल कासमी ने उनकी मदद की थी, इसलिए वो चुन के आए। ये बात गलत है क्या? शेख रशीद मरहूम हो गए, उन्होंने खुद सामान नगर के जलसे में बोला था कि 1999 और 2004 में आरएसएस के लोगों ने मेरी मदद की थी। मगर जब 2006 में एक कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हुई और नदी का वो हिस्सा जो विरासत वतन का था वो जब अलग हो गया तो इस हिस्से में 95% मुस्लिम वोट जब बची तो शेख रशीद साहब को जरूरत पड़ी कि निहाल साहब की वोट किस तरह से काटी जाए और 2007 में मुफ्ती इस्माइल कारपोरेशन का पहला इलेक्शन लड़े। इसके गवाह सलीम अफसरा और अतीक महिंद्रा मरहूम है। सलीम अफसरा तो आज भी जिंदा है, इसलिए लाया गया कि उनको लग गया था कि 2004 का जो रिजल्ट था वो निहाल साहब के हक में था नदी के इस पार का, और अब जो मेरी वोट है गणेश मंडल वालों की वो कट चुकी है, तो मुझे एक आदमी चाहिए जो वोट काट सके। इसलिए ये सियासत में आए थे। ये बात छूट है क्या? ये शहर नहीं जानता कि 2007 में क्यों आए थे। कई मरतबा उनके लोगों ने स्टेज से बोला कि हमने शेख जलील ने पैसा दिया इनको इलेक्शन लड़ने के लिए, ये हमको बोलेंगे वोट कटवा। जो खुद शेख रशीद के मरूद के उस पर ये सियासत में आए, उन्होंने जब उनको जो कहा वो किए। 2009 का जब असेंबली इलेक्शन आया उस वक्त बंबई में कुलाबा में बड़े मियाँ एक होटल है खाने की, वहाँ पे अतीक महिंद्रा और सलीम अफसरा ने शेख रशीद से बात करके मुफ्ती इस्माइल को इलेक्शन में खड़ा करो, शेख रशीद ने कहा था, ताकि निहाल साहब इलेक्शन हार सके। ये खुद हमेशा से इस तरह की बात करते रहे, इस तरह से वोट काटने का काम करते रहे। और आज जब समाजवादियों की एक लहर चल रही है, जब आज पूरे शहर में तब्दीली की एक लहर है, लोग अब चाह रहे हैं कि 25 साल में इस शहर में कुछ नहीं हुआ, इस शहर की माँ बहनों के लिए कुछ नहीं हुआ सिवाय परेशानी के। तो जब ये हालत आ गई और लोग तब्दीली चाहने लगे, बदलाव का माहौल बनने लगा, तो तुमने क्या किया? ये छोड़कर इस तरह की गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। मैं यहाँ पर बैठे हुए तमाम ही लोग और जो खड़े हुए लोग हैं और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि तब्दीली इस शहर में जरूरी है। 25 साल से ये मिली जोड़ी शहर में राज कर रही है और हमारे लिए कैंपेनिंग में सबसे अच्छी बात जो है, सबसे अच्छी बात कि हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, अगर ये कोई काम किए होते तो देखो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, सियासी लोग हैं, तो हम उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालते यार ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा बनाए तो थोड़ा टेढ़ा बना दिए। ये सियासी लोग हैं, हम कुछ ना कुछ तो निकालते थे, मगर हमको ये बताना ही नहीं पड़ रहा है। लोग खुली आंखों से शहर के हालात देख रहे हैं कि शहर के हालात क्या है। ये सबको समझ गया है कि शहर खंडर हुआ है तो ये दोनों की वजह से हुआ है। शहर में फिरका परस्ती बढ़ी है तो इन दोनों की वजह से बढ़ी है। शहर का दबदबा कम हुआ है तो उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये दो लोग हैं जो हर वक्त फिरका परस्तों के साथ रहते हैं। एक अजीत पवार की पार्टी से लड़ रहे हैं, झंडा हरा लेके आए हैं, तो मत समझना
ये सीट जो है अजीत पवार के लिए छोड़ी गई थी और यहाँ बीजेपी ने अपने सीट नहीं खड़ा किया। वो खुला अजीत पवार के साथ लड़ रहे हैं। एक मुफ्ती इस्माइल वो भी हरा झंडा लिए हैं, मगर वो दादा भूसे और एकनाथ शिंदे के नाम से लड़ रहे हैं। उन्होंने खुद कबूल किया है कि मैं 2.5 साल तक यूपी सरकार के साथ था। वो यूपी सरकार के साथ जिसका सीएम हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के बारे में ये बोलता था कि मैं इसका बाल बांका नहीं करूंगा, और जिस दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोला उसी दिन जब शिवाजी महाराज मुजस्समे का उद्घाटन दादा भूसे कर रहे थे तो हमारे मौजूदा एमएलए उनका बाल साफ कर रहे थे। बाल पे कुछ लग गया है, वो कैसे मैं हटा दूं। हम ऐसे लोगों को वोट आज भी देंगे क्या? हम ऐसे लोगों को आज भी वोट देंगे क्या? जो 12 नवंबर जैसे वाक़े पे कोई काम कानूनी नहीं किए, कोई बात नहीं किए, जो इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए कुछ नहीं किए। आप एक बात समझ लीजिए कि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो है उन्हें ना मराठी आती है ना उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन समझता है। एडमिनिस्ट्रेशन की कोई नॉलेज नहीं है, ना उनको मराठी समझती है। वो काम कैसे करेंगे? उन्हें सियासी काम करने का तरीका नहीं समझता। अगर शान हिंद इस शहर में उम्मीदवार है तो हम जो बोलते हैं कि सबसे पढ़ी लिखी लड़की इस शहर में आज जितने उम्मीदवार है सबसे पढ़ी लिखी उम्मीदवार तुम्हारी है, तो ये बात गलत है क्या? वो MBA है, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाए इसकी तालीम हासिल की है। कारपोरेटर रही है, अपोजिशन लीडर रही है, तजुर्बा भी है। वो LLB है, कानून समझता है, किसको जेल में डालना है और किसको निकालना है ये भी समझता है। पॉलिटिक्स से ग्रेजुएशन है, ऐसे पॉलिटिक्स से उसके खून में है। ग्रेजुएशन करने की जरूरत पॉलिटिक्स से उसको क्यों पड़ी ये मुझे नहीं मालूम, उसी से पूछ लेना। निहाल साहब की लड़की को अगर पॉलिटिक्स से ग्रेजुएशन करने की जरूरत पड़ी तो ये मैं खुद भी आज तक नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। अब आप ही लोग पूछ लेना। बस मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस तब्दीली की लहर के साथ रहिए। आप इसके बहकावे में मत आइए। पूरा शहर तब्दीली चाहता है, क्या पक्का एरिया क्या कच्चा एरिया। मैं बार बार बोलता हूँ, निहाल नगर से लेकर गुरुवार वार्ड के डेपो तक, इस्लामाबाद से लेकर नयापुरे तक, इस्लामपुरे से लेकर आयशा नगर तक, हर जगह समाजवादियों की लहर है। लोग समाजवादी और साइकिल निशान के 6 नंबर पर वोट देने के लिए एक इनकलाब की तरह निकलेंगे। और जो हिसाब से ख्वातीन का रुझान दिख रहा है, आप यकीन मानना 20 नवंबर को ख्वातीन इस शहर में इनकलाब लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चाहते हैं कुछ सवाल करना कि आगे ये क्या करने वाले हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सवाल आप करना चाहता हूँ। हाई स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में काम करने वाले टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग, इनके बहुत ढेर सारे मसाइल हैं जो हल चाहते हैं। आपने 2 बातें कही। एक जूनी पेंशन योजना जो खत्म हो गई है उसके लिए, और दूसरा आपका सवाल ये था कि जो नॉन ग्रांटेड टीचर हैं उनको हर साल जो 20% ग्रांट आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, और मुसलसल कोशिश करने के बावजूद वो नहीं आ रही। देखो इसकी 2 वजह। एक तो ये वजह है कि यहाँ जो ये पूरा मामला स्टेट गवर्नमेंट का है। मैं खुद 2 स्कूल की सेक्रेटरी हूँ, अंजुमन तालीम जमूर और TM स्कूल की। मैं ये खुद इस तकलीफ से गुजर रही हूँ। पहली बात तो ये कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उन्होंने इस बात का वादा किया है कि वो हुकूमत में आने के बाद आप जूनी पेंशन योजना दोबारा लगाएंगे। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लो। दूसरा एक बात उसमें यह भी थी कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और टीचिंग स्टाफ है, इनके लिए जो परसेंटेज वाइज ग्रांट आती है वो नहीं आ रही है। हमारे मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि जो 5 साल की मियाद के बाद 20% शुरू करते हैं वो खत्म करके 1 साल के बाद से 20% लगाएंगे। ये वादा मैनिफेस्टो में हमने किया।
मालेगांव की जो बच्चियाँ मालेगांव से चांदौड़ की कॉलेज में हाथों जो करती है, उनके लिए मालेगांव में क्या। और दूसरी चीज, हम नदी के उस पार जब जाते हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं बाहर आ गए, तो ऐसा डेवलप मालेगांव में होगा क्या। पहली बात तो ये है कि मालेगांव शहर की जो बच्चियाँ चांदौड़ में अप डाउन करती हैं, आप उनका पूछ रहे हैं। हमारे शहर में साथी निहाल अहमद साहब के बाद किसी ने स्कूल तो जाने दो, एक आंगनवाड़ी भी किसी एमएलए ने नहीं खोली। मैं बता रही हूँ कि साथी निहाल अहमद साहब ने जमहूर स्कूल लाई है, जूनियर कॉलेज। साथी निहाल अहमद साहब ने टीएम स्कूल और जूनियर कॉलेज लाई, उसके बाद फार्मेसी कॉलेज लाई। इसके अलावा चाहे वो जेडी स्कूल हो, चाहे निशात स्कूल हो, चाहे सना स्कूल हो, सबके लिए निहाल अहमद साहब ने कोशिश की। और उनके बाद से किसी एमएलए ने ये कोशिश नहीं की कि मालेगांव शहर में कोई स्कूल आए। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो आप, मुझे मालूम है कि चांदौड़ जाने वाले लोग ज्यादातर BHMS करने वाले होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनकी बस चालू करवा दूंगी, उनकी हिफाजत का ख्याल रखूंगी। मैं ये कोशिश करूंगी कि मालेगांव शहर में भी BOMS BHMS सरकारी कॉलेज आए, ताकि लड़कियां अपने शहर में रहकर ही एजुकेशन हासिल कर लें। दूसरी बात, आपने ये कहा था कि नदी के उस पार जो डेवलपमेंट है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं। उसकी वजह यह है कि मालेगांव शहर का जो मशरकी हिस्सा वो है हम 70% टैक्स भरते हैं कारपोरेशन को, और शहर का मगरबी हिस्सा जो डेवलप दिखाई देता है वो 30% भरता है। जब 2002 में साथी निहाल अहमद साहब मेयर बने तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, जितना टैक्स उतना काम। तो मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से में 70% काम हुए थे और उस तरफ 30%। लेकिन जो लोग उनके बाद आए वो मुसलसल दादा भूसे और उस इलाके के लोगों की कठपुतली बने रहे, मुर्गे बने रहे, और वो लोग अपने यहाँ के फंड को उस तरफ ले जाके इस्तेमाल करते। तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आपने अगर हमको वापस इस बारे में रहनुमाई की और मौका दिया तो याद रखो, जितना टैक्स उतना काम हम करवाएंगे, ये हमारी ताकत है। हेलो, तलवाड़ा डैम को जो पानी भेज डाले हैं वो वापस आप लाओगे क्या। और जो हर साल 5% पानी की पट्टी बिल बढ़ रही है वो वापस लाओगे, खत्म करवाओगे क्या। देखिए, इससे पहले भी ये सवाल आया था। तलवाड़ा डैम जो है वो हमारी मिल्कियत है, मालेगांव कारपोरेशन की खुद की मिल्कियत। इसमें हमको कोई भाड़ा नहीं देना पड़ता। और आपको बता दूं, 2003 में साथी निहाल अहमद साहब जब मेयर थे, उन्होंने उस डैम की वसत बढ़ाने के लिए इलाके के आसपास का जगह खरीदी थी, ताकि उसका साठा बढ़ जाए, उसका हजम बढ़ जाए। और उसके लिए हम कोशिश करते आए कि वहाँ से हम ज्यादा पानी लें। वहाँ से जो हम पानी लेते हैं वो नेचुरल ढलान से बह के आता है। उसके लिए गिरना डैम के पानी के लिए पावर से तुमको इलेक्ट्रिसिटी से पंपिंग करनी पड़ती है, जिसपे करोड़ों रुपया खर्च आता है, और डैम का हमको किराया देना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारा खुद का डैम है, जो पानी पंपिंग के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, लेकिन मुसलसल वो जो फिरका परस्त है उस डैम पे नजर लगा के रखें। और हम लोग साथी बुलंद इकबाल के वक्त से 65 लेटर दे के रखे हैं, जिसको हमने उस वहाँ पर जो लोग पाइप लगाते थे वो निकलवा लेते थे। लेकिन जब अवामी दबाव खत्म हुआ और ये कलेक्टर के ऑफिस में मामला हुआ तो मुफ्ती साहब इस मीटिंग में गैर हाजिर रहे और हमारा पानी वहाँ चला गया। कारपोरेशन में वो पानी को हम वापस ला सकते हैं, न सिर्फ वापस ला सकते हैं बल्कि वो डैम का हजम बढ़ाकर, उसकी ऊंचाई बढ़ाकर, जहाँ हम यहाँ से पानी ज्यादा ले रहे हैं गिरना डैम से वो कम कर लेंगे तो खुद ब खुद हमारा खर्च कम हो जाएगा और 5% जो नल पट्टी है वो नहीं बढ़ेगी। मेरा सवाल ये है, एजुकेशन लाइन में प्राइमरी का जो निजाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसमें क्या सहूलत देंगे मालेगांव की आवाम को आप। मालेगांव शहर में जो प्राइमरी इमारतें हैं, जो जगह है, मैं इससे पहले भी बताई कि वो 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रही है। या तो नशे जुए का अड्डा हो जाती है, या तो वहाँ पे दुकानें गाले बना के भाड़ा खाते हैं। अगर आज
जो है वो हुकूमत की एजुकेशनल पॉलिसीज ऐसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्कूल बनाने के लिए कारपोरेशन को पैसा देती है। अगर हम कोशिश करें, जिस तरह रईस शेख ने कोशिश की, उन्होंने पूरी इमारत तोड़ के नई स्कूल बनवाई जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से फंड मिला, और वो फंड से हम जो हमारी पहली से लेकर 7वीं तक का निजाम है उसको पहली से लेकर 10वीं तक करवा देंगे। अगर वहाँ हिफाजत होगी तो हमारी स्कूल वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी और पहले चला करती थी। मेरा सवाल जो है मालेगांव शहर की सेहत के मुताबिक है। मैं आज एक दवाखाने से होकर आया, 3 दिन से लगातार जा रहा हूँ मैं वहाँ पर, देख रहा हूँ मैं वहाँ कि सरकारी हॉस्पिटल से मायूस होकर सरफराज हजरात प्राइवेट इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं। मैं आज बल्कि उनके चेहरे पर वो उदासी और मायूसी भी देखा कि उनके जेब में पैसा भी नहीं है, और वो लोग उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग सरकारी अस्पताल में मतलब आप लोग का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पर जो तो टीम की कमी है, डॉक्टर तो वक्त पर नहीं आ रहे हैं वहाँ पर, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, मैं दवाखाने का नाम तो नहीं बताऊँगा, मुशौरा चौक में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर परेशान जो माए बहने हैं जिनकी जेब खाली है और अपने बच्चों को लेकर बेयार मददगार इधर से उधर हॉस्पिटल भटक रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही सवाल करना चाहूँगा कि ये इस तरीके से जो सरपंचों की मजबूरी है अपने बच्चों को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भटकना, जेब में पैसे का ना होना, तो सरकारी हॉस्पिटल इतना बड़ा मान करके पड़ा हुआ है, तो इसमें ऐसी कौन सी आप लोग सहूलतें लेकर आएंगे कि जिससे शहर के आवाम जो है गरीब आवाम का फायदा हो सके और उन लोगों को इस तरह से दर बदर भटकना न पड़े। तो मैं हमेशा से बोलता था कि जो लोग इक़्तिदार में हैं वो मौजूदा एमएलए हो या साबिक एमएलए के खानदान के लोग, जब कोरोना का पीरियड चल रहा था पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। आप लोगों को ध्यान होगा उस वक्त जो सेंटर बनते जा रहे थे, जीवन हॉस्पिटल, मंसूरा, ये सारे सेंटर बनते जा रहे थे। उस वक्त हम लोग मुसलसल बोल रहे थे, एमएलए साहब को भी कारपोरेशन में ही बोल रहे थे, मैं तो खुद मुफ्ती साहब को कई बार बोला कि आप जो फंड दे रहे हो वो वाडिया और अली अकबर में दो। अगर वहाँ पर सीटी स्कैन मशीन और दूसरे वेंटिलेटर ये सब अगर वहाँ पर दस्तियाब कर देंगे तो कोरोना के बाद भी वो हमको काम आएगा। मगर सिर्फ बदनवानी की नीयत से सिविल हॉस्पिटल में दिया गया मास्क लगा दिया जाए, सैनिटाइजर, जबकि मालेगांव शहर में उसकी ज़रूरत खत्म हो चुकी थी। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो हॉस्पिटल आज वाडिया और अली अकबर हैं, ये हारून अंसारी और हारून अंसारी वो जो चल रहा है, ये 2 काम कारपोरेशन की तरफ से काम जारी है। यहाँ पर जो लवाजमात लगते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से भी मंजूर हो और कारपोरेशन से भी मंजूर हो, ताकि लोग इन दवाखानों में ही गरीब लोग अपना इलाज कर सके। ये हम लोग कोशिश करेंगे। मैं जो बोलता हूँ कि प्लानिंग नहीं है, अगर कोरोना के वक्त ये ध्यान देते, अगर पलंग और ये आज पूरा शहर वालों से मैं पूछता हूँ, इस कोरोना के वक्त तो करोड़ों रुपया अगर खर्च किया गया, आज एक भी मशीन क्यों नहीं है? इसकी सिर्फ वजह यह है कि सिर्फ बदनवानी करने की नीयत से उस वक्त कोरोना के पीरियड में काम किया गया। अगर उस पीरियड में ईमानदारी से, जब इतनी बीमारी का वक्त चल रहा था, अगर ये सारी मशीनें दस्तियाब कर देते तो आज हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। शान साहिबा से मेरा सवाल है कि जो सरकारी दफातर और बैंक उस साइड गए वो वापिस कैसे आएंगे? और मुस्तकिम भाई ने एक बात बोली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सूद समेत कैसे वसूलेंगे, तो किस तरीके से वसूलेंगे? अगर शान साहिबा एमएलए बन जाती है तो सूद समेत कैसे वसूलेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मालेगांव शहर की बड़ी आबादी जो है, 70% आबादी जो है वो शहर की आबादी, वो हमारा मशरकी हिस्सा है। यहाँ आप देखेंगे कि बैंक की ज़रूरत जो है वो बैंक में आना जाना, नकल हमल हमारे यहाँ के व्यापारियों का, हमारे यहाँ के कारखानेदारों का रहता है। इसके बावजूद यहाँ विकल्प भी मालेगांव के कैंप धर्मेश्वर से ज़्यादा मालेगांव में है। तो इसलिए आरटीओ की ऑफिस भी हमको चाहिए थी, बैंक भी हमको चाहिए थी, लेकिन ये सारे धीरे धीरे उस तरफ लेकर चले गए। उनकी ज़रूरत
हमारा ये बोलना है कि कानून ऐसा है कि जहाँ जो आबादी ज्यादा इस्तेमाल करती है, जहाँ लोक संख्या ज्यादा है शहरी, वहाँ पर ऑफिस बनना चाहिए। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ दिया तो आरटीओ की ऑफिस, उसके बाद बैंक और दूसरे दफातर जो हमारे गए हैं वो वापस भी आएंगे। और सूद समेत इसलिए बोल रहे हैं कि तादाद में ज्यादा वापस आएंगे, ये वादा करती हूँ। सूद समय छोड़ने की वजह मैं बता दूं कि एक ही धरना दिए थे शिवाजी मुजस्समे के पास, पूरा शहर देखा कि एक ही धरना दिए थे दोपहर में 3 बजे। हिंदू तंजीमें आकर वहां बोली कि आके बताए, हम आके भी बताए, धरना दिए। रात में नासिक सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर को आके ये बोलना पड़ा कि सारा स्टॉफ और सारी यूनिट जो हमने इधर ट्रांसफर किए हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हमारा ही दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा और दबदबे से ही सूद समेत वापस लाएंगे।